हम जम्मू कश्मीर गए, अफ्रीका गए, अमेरिका गए, इंग्लैंड भी चले गए, और पासपोर्ट वाले गए, बिना पासपोर्ट वाले नहीं गए। तो जो बिना पासपोर्ट के हैं, जिन्होंने पासपोर्ट नहीं बनवाया है, वो आज चलेंगे हमारे साथ भारत की ओर, और भारत में भारतीय किसान और अफीम की खेती करने वालों के बारे में हम जानेंगे। अफीम, वही अफीम, चरस, गांजा। तो आइए अब चलते हैं हम किधर, भारत की ओर। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में, देखो 18वीं और 19वीं, इनके जो बीच का टाइम पीरियड है ये 18वीं शताब्दी का अंतिम वर्षों वाला और 19वीं शताब्दी के शुरुआत वाला। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में क्या चल रहा था इस बीच? तो फ्लासी का युद्ध कब हुआ था बताओ? फ्लासी का युद्ध, फ्लासी फ्लासी युद्ध कब हुआ था? 1757। 1757 ईस्वी में फ्लासी का युद्ध लड़ा गया, और फ्लासी के युद्ध लड़े जाने के बाद भारत में धीरे धीरे अंग्रेज राज स्थापित हो चला। अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना है ना? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आमूल बदलाव आए। अंग्रेज सत्ता के लिए राजस्व सरकारी आय का एक बहुत बड़ा स्रोत था। क्लियर हुई बात? सरकार अपनी आय बढ़ाना चाहती थी और भू राजस्व लगान की एक नियमित व्यवस्था चाहती थी कि क्या हो, एक व्यवस्था कैसी हो? नियमित हो। और इस नीति के तहत राजस्व की दर तथा खेती और जोत बढ़ाने के प्रयास भी किए गए। जैसे जैसे खेती का क्षेत्र बढ़ाया गया, वैसे वैसे जंगल और चारागाह कम हो गए। भाई खेती का क्षेत्र तो बढ़ने लगा, खेती का क्षेत्र अगर बढ़ रहा है तो इधर क्या हो रहा है? जैसे जैसे खेती का क्षेत्र बढ़ रहा है, वैसे वैसे जंगल और चारागाह, जंगल और चारागाह, चारागाह, इनकी इसमें कटौती हुई, इसमें बढ़ोतरी हुई तो इसमें कटौती हुई, डाउन हुआ, कम होते चले गए चारागाह। और किसानों और चारागाहों पर आश्रित समुदाय को इसके चलते कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। भाई समस्या हजार है ना, समस्या हजार। देखो जिंदगी के सफर में समस्याएं बहुत हैं, और समस्या के साथ समाधान भी आता है। समस्या क्या आती है तो समाधान साथ लेकर आती है। बस आप समस्या से समाधान की तरफ कैसे बढ़ते हैं, यही जिंदगी है। भाई समाधान लेकर आती है समस्या, और समाधान की तरफ कैसे बढ़ते हैं, यही जिंदगी है भाई मेरे। समझे पापा की परियो? यही जिंदगी है। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत? चले अब जिंदगी में जिंदगी बनाने चले जिंदगी को। चलिए देखो, किसान और चारागाहों पर जो आश्रित समुदाय थे, इसके चलते कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब अंग्रेजी सत्ता के कानूनों के तहत अब किसान जंगलों का मनचाहा प्रयोग नहीं कर सकते थे। जो चरवाहे थे, चारागाह के लिए तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे, जंगलों में जाते रहते थे अपना मवेशियों को चारा खिलाने के लिए, तो वो किसान जंगलों में मनचाहा प्रयोग नहीं कर सकते थे जंगलों का। और सरकार ने जंगल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी। जैसे कि किसानों पर लगान जमा करने का दबाव। किसानों पर क्या था? लगान जमा करने का दबाव था, हमेशा बना रहता था। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत के ग्रामीण क्षेत्र में विश्व बाजार की मांग के अनुसार कई नई फसलों का उगाना शुरू किया। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में नील जैसी खेती, नील का नाम किसने सुना है? नील, नील, नीले अंबर पर चांद जब छाए, हमको बरसाए है तो बरस जाए। देखो नील की खेती क्या होता है, नील की खेती कैसे होती थी पहले पढ़ चुके हैं हम। नहीं पढ़ा? देखना फ्लैशबैक में जाके, इसको क्लिक करना, कंप्यूटर क्लिक करो, है ना, फिर देखना। नील की खेती के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है, ठीक है। तो अब देखो पाबंदियां लगा दी गई
और इस काल के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र की विश्व बाजार की मांग के अनुसार कई फसलों को उगाना जारी किया गया और 19वीं शताब्दी के आरंभ में जैसे ही व्यावसायिक फसलों की खेती इस अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांग के फलस्वरूप हो गई, तो शताब्दी का अंत होते होते यहाँ के किसान गन्ना, क्या, गन्ना, कपास, पटसन, गेहूं अमेरिका गए थे ना अंकल, पासपोर्ट वाले यही थे, जिसके पास पासपोर्ट नहीं था, टिकट के लिए पैसे नहीं थे, भिखमंगे थे, वो नहीं गए, लेकिन जिनके पास था हष्ट पुष्ट थे वो गए थे ना। तो वहां पे किसको कहा जाता है? रोटी की टोकरी, बंजर रेगिस्तान। जवाब दो बच्चों, नहीं दोगे जवाब? अब देखो, नील की खेती की जाती थी, कैसे की जाती थी उसके बारे में हम जानेंगे ब्रेक के बाद। हाँ, जब अंत हुआ शताब्दी का, तो अंत होते होते किसान क्या करने लगे? पटसन, कपास, गेहूं और अन्य ऐसी ही निर्यात आधारित फसलें पैदा करने लगे थे। ये फसलें यूरोप की शहरी आबादी, किसकी? ये जो फसलें थी, ये फसलें यूरोप और इंग्लैंड में स्थित लंकाशायर और मैनचेस्टर की कपड़ा मिलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैदा की जा रही थी। और भारतीय किसान के लिए इस अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य और व्यापार से जुड़ने का अनुभव कैसा रहा होगा? इस बात को हम अफीम की खेती से जानेंगे। किससे जानेंगे? अफीम की खेती से। यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, अफीम की खेती। अफीम की खेती का हम एक मुख्य रूप से उदाहरण लेंगे। इस उदाहरण के माध्यम से हम कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं है कोई परेशानी? देखो, आपकी सारी परेशानी उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन आपको ये बिल्कुल विश्वास हो जाएगा कि काम ऊपर वाले की मर्जी से होता है, हमारी कुछ औकात नहीं है, काम ऊपर वाले की मर्जी से होता है। बोलो हर हर महादेव, जय श्री राम। तो आपकी परेशानी, सारी परेशानी उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन आपको विश्वास हो जाएगा, क्या, कि हर काम ऊपर वाले की मर्जी से होता है। उस दिन आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी और चूर चूर हो जाएगी। क्लियर हुई बात? चलिए आगे चलें। तो देखो, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य और व्यापार से जुड़ने का अनुभव कैसा रहा होगा, तो इस बात को हम कैसे जानेंगे? अफीम की खेती के माध्यम से हम इसको जानेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं? ठीक है। देखो, इससे हमें खेतिहर लोगों पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी और साथ ही हम यह भी जान सकेंगे कि इस दौरान उपनिवेशों में बाजार व्यवस्था किस तरह काम करती रही होगी, बाजार व्यवस्था क्या रही होगी उस समय। ठीक है ना? तो अब चाय कौन कौन पीता है? चाय मोदी जी चाय बेचते थे, है ना? चाय वाला वर्तमान में बना प्रधानमंत्री, देश का एकदम युवा। देखो, 70 प्लस उम्र हो गई मोदी जी की, लेकिन आज भी कैसे लगते हैं? युवा, एकदम जोश तोश, कैसा है एकदम जज्बा, कैसा है? युवा वाला। और युवा वाले देखो कैसे एकदम, है ना, ढीले ढाले एकदम है, 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, है ना? और मोदी जी को देखो आज भी कैसे, क्योंकि वो योग करते हैं, साधारण खाना खाते हैं, और क्या करते हैं? और देश की रक्षा करते हैं। तो चाय का शौक और चीन के साथ व्यापार देखो कैसा रहा। भारत में अफीम के उत्पादन का इतिहास चीन और इंग्लैंड, क्या? चीन और इंग्लैंड के पारंपरिक व्यापार से गहरे रूप से कैसे जुड़ा हुआ है।
18वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी, किसने सुना है नाम ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। हाँ, और तो ईस्ट इंडिया कंपनी विस्तार से पढ़ा है बच्चे, जरा इस कंप्यूटर पे क्लिक करो तो सब याद आ जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी चीन से चाय और रेशम खरीद कर, क्या खरीदती थी ये चीन से क्या? चाय और रेशम। चाय और रेशम खरीदकर किसको बेचा करती थी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में बेचा करती थी। और चाय की लोकप्रियता बढ़ाने के साथ साथ चाय का व्यापार दिनों दिन महत्वपूर्ण होता गया, दिनों दिन एकदम। 1785 के आसपास 1785 के आसपास तकरीबन लगभग 1.5 करोड़ पौंड चाय का क्या किया जाता था? आयात किया जाता रहा था उस समय तक, ठीक है। और यही आंकड़ा 1830 तक जाते जाते 1830 ये जो 1.5 करोड़ का आयात का जो चाय का था सिलसिला, ये 1830 तक कितना हो गया? 3 करोड़ को पार कर गया। 3 करोड़ को यह आंकड़ा पार कर गया एकदम लबालब। वास्तव में देखो, इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाय के व्यापार से पैदा होने लगा। किससे? चाय के व्यापार से पैदा होने लगा। और इस व्यापार की एक समस्या यह थी कि इंग्लैंड में इस समय ऐसी किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जा रहा था जिसे चीन के बाजार में आसानी से बेचा जा सके। चीन का एक शासक हुआ मंचू। क्या नाम था उसका? मंचू। मंचू शासक क्या था? ये देखो, विदेशी व्यापारियों को संदेह की दृष्टि से देखता था। शासकों को भय था कि ये व्यापारी स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप किया करेंगे और शासकों की सत्ता में अड़ंगा लड़ाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? अड़ंगा लड़ाएंगे, मतलब पड़ी लकड़ी लेंगे, हैं? कुल मिलाकर मंचू शासक विदेशी वस्तुओं के लिए चीन के दरवाजे खोलने के पक्ष में नहीं था कि मैं चीन के दरवाजे खोल दूं, उसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था। और आखिर ऐसी स्थिति में पश्चिम में व्यापारी चाय के व्यापार को कैसे जारी रख सकते थे? व्यापार संतुलन कायम रखना उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गई थी। व्यापारी चाय के बदले देखो क्या देते थे? चाय के बदले जो है ना, क्या देते? बाबा जी का ठुल्लो। व्यापारी चाय के बदले बाबा जी का ठुल्लो क्या देते होंगे? सोचो, विचार करो जरा, चाय के बदले व्यापारी क्या देते होंगे? हैं? चांदी के सिक्के। चांदी जैसा रंग है तेरा। चांदी के सिक्के। क्या? बुलियन। दिया करते थे। और चांदी के निर्यात को इंग्लैंड में अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था। यह एक तरह से इंग्लैंड के खजाने को खाली करना था और इंग्लैंड में यह सार्वजनिक चिंता का विषय बन गया था। लोगों में यह भावना घर करने लगी थी कि खजाना खाली होने से देश में क्या होगा? गरीबी का माहौल फैल जाएगा, गरीबी फैल जाएगी, भिखमंगे हो जाएंगे सब, राष्ट्रीय संपत्ति हाथ से निकल जाएगी। इसी कारण व्यापारी चांदी का विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कोशिश। और मैंने कोशिश करी तो क्या होगा पता है ना? हल्ला मत कर, हाँ तेरे को ही बोल रहा हूं मैं। देखो, वे ऐसी वस्तु की तलाश में थे जिसे चीन के बाजार में बेचा जा सके। जिसे क्या किया जा सके? चीन के बाजार में बेचा जा सके। और अफीम एक ऐसा उत्पादक था। क्या था? अफीम। ये वाला अफीम ऐसा उत्पाद था। चीन में अफीम की शुरुआत हुई भाई। कब हुई? कहां हुई शुरुआत अफीम की? चीन में। और किसने करी?
तो पुर्तगालियों ने करी। पुर्तगाली अफीम की आविष्कारक कौन है? पुर्तगाली हैं। पुर्तगालियों ने की इसका प्रारंभ। और कब हुआ? 16वीं शताब्दी में। कब हुआ? 16वीं शताब्दी में हुआ प्रारंभ। लेकिन अफीम को मुख्यतः औषधि के रूप में, किसके रूप में? औषधि। मुंगली घुट्टी 555 ओनली औषधि के रूप में देखा जाता था और बहुत सी दवाइयों में इसका इस्तेमाल भी किया जाता था। चीन के शासक अफीम की लत को लेकर बड़े चिंतित थे भाई। बहुत ऐसे चिंता करते थे ना यार कि अफीम हमने ही जो है उगाया, हमने ही प्रारंभ किया और हम ही जो है डूब रहे हैं, है ना। हमने तो किस लिए किया था भाई? औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि चीन वाले से कुछ भी कर सकते हैं भाई, है ना। वो बड़े खतरनाक होते हैं, उनके बच्चे भी पेंदी पेंदी से कुछ भी कर सकते हो, है ना। लेकिन चीन का माल ज्यादा टिकता नहीं है ना। चीन का माल ज्यादा टिकता नहीं है, बात सच है, पते की है। तो अफीम की लत से लेकर चिंतित थे भाई, ठीक है ना। और वहां के शासकों ने औषधि के अलावा अफीम के उत्पादन और विक्रय पर रोक लगा दी थी। क्या कर दी? वहां के शासकों ने रोक लगा दी, क्रय विक्रय दोनों पर, ठीक। उत्पादन पर भी और विक्रय पे भी, ना खरीद सकते ना बेच सकते, सब 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 चौपट। लेकिन राजकीय पाबंदी के बावजूद 18वीं शताब्दी के मध्य में पश्चिम के व्यापारियों ने चीन में अफीम का अवैध व्यापार करना शुरू किया। क्या किया? अवैध व्यापार करना शुरू किया। और पश्चिम के व्यापारी चीन के दक्षिण पूर्वी बंदरगाहों पर अफीम लाते थे और वहां से स्थानीय एजेंटों के जरिए, स्थानीय एजेंट कौन? दलाल। क्या कह सकते हैं हम? दलाल। भाई दलालों की कमी नहीं है आजकल भारत में हमारे। दलाल, जो दलाल होते एजेंट, ठीक है ना, उनके जरिए देश के आंतरिक हिस्सों में भेजा जाता था। देश के आंतरिक अंदर वाले हिस्सों में भेज देते थे। 1820 के दशक के आसपास, 1820 के आसपास अफीम के लगभग 10,000 क्रेट अवैध रूप से चीन में लाए जा रहे थे। और इसके 15 साल बाद गैर कानूनी, क्या हो गया? गैर कानूनी, गैर कानूनी, गैर कानूनी ढंग से लाए जाने वाली इस अफीम की मात्रा 35,000 क्रेट का आंकड़ा पार कर गई। और इस तरह हुआ क्या? जहां इंग्लैंड में चीन के आयात की गई चाय लोगों की जुबान पर चढ़ने लगी थी। चाय, इंग्लैंड में चीन से आयात की गई चाय लोगों की जुबान पर एकदम चस्का मस्का, है ना। मोदी जी चाय वाला, हमारा भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी चाय वाले, और देश की शान, आन बान शान मोदी। हाँ, घर घर मोदी, हर हर घर घर योगी, घर घर मोदी। अच्छा, तेरे कहने से चल हट, क्या करेगा जानकर। गैर कानूनी ढंग से, ठीक है ना। देखो इस तरह हुआ क्या, जहां इंग्लैंड में चीन से आयात की गई चाय लोगों की जुबान पर क्या चढ़ने लगी, लेकिन चीन की जनता अफीम की लत का शिकार हो रही थी। देखो इंग्लैंड में तो इंग्लैंड वालों के तो मजे आ गए भाई। इंग्लैंड के मजे किससे आ गए? चाय से आ गए। लेकिन अगर हम बात चीन की करें तो चीन को मार दिया अफीम ने। अफीम ने क्या कहा? ये प्यार प्यार क्या लगा रखा है, तूने तो मेला लगा रखा है ना। तो अफीम की लत ने चीन को कहीं ना कहीं जो है शिकार बना दिया। और यह लत समाज के सभी वर्गों पर आई। देखो दुकानदार भी शामिल थे इसमें, सरकारी कर्मचारी भी समाज जो है शामिल थे, और सेना के लोग भी थे, और ऊंचे ऊंचे लोग भी थे जो एकदम धन्ना सेठ थे, है ना, वो भी थे। भिखारी भी थे, ठीक है ना, भिखारियों में भी फैल गई, ठीक। भिखारी भी एकदम दमची बन गया अफीम वाले। और अब हुआ क्या? देखो 1839 में, 1839 में कैंटन, क्या? कैंटन
एक विशेष आयुक्त कौन था? लिन जेसु। क्या नाम है उसका? लिन जेसु। ये चाइनीज के नाम ऐसे होते हैं, चिंग पोली, है ना। तो लिन जेसु, इनके अनुसार देखो चीन में 40 लाख लोग, 40 लाख लोग इनके अनुसार, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक, अफीम का क्या कर रहे थे? सेवन कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे अफीम का। और कैंगटन में रहने वाले एक अंग्रेज डॉक्टर के मुताबिक लगभग 1,20,00,000, कितने? 1,20,00,000 लोग अफीम की लत के आदी हो चुके थे एकदम, नहीं मिला तो चीर देंगे, फाड़ देंगे, लिख देंगे क्रांति, और लेकिन अफीम चाहिए। देखो इस तरह जहां चीन अफीमचियों का देश बन गया था, वहीं इंग्लैंड का चाय व्यापार दिनों दिन प्रगति पर था। इंग्लैंड का जो चाय था, इंग्लैंड ने भाई, इंग्लैंड में जो चाय वाले ने बाजी मार दी, और हमारे भारत में भी मार रखी है, देखो चाय वाले ने बाजी, देश की आन बान और शान। तो अब देखो हुआ क्या, दिनों दिन इंग्लैंड में तो प्रगति हो रही थी चाय के हिसाब से भाई, और अफीम के इस अवैध व्यापार से हासिल की गई राशि का इस्तेमाल चाय खरीदने के लिए हो रहा था। अफीम से जो व्यापार हासिल कर रहे थे, उसकी राशि का कहां पे इस्तेमाल हो रहा था? चाय का, चाय को खरीदने के लिए, क्योंकि चाय तो सबकी जुबा पे थी, है ना। अब बोलो जुबा केसरी है, कौन बोल रहा है इधर से? किसकी आवाज है? बोलो जुबा केसरी। बना दू तुझे अभी जुबान वाला है। अब देखो अंग्रेज व्यापारी अफीम कहां से प्राप्त करते थे? ये जो अंग्रेज व्यापारी से अफीम कहां से प्राप्त करते थे? अफीम के व्यापार में भारतीय किसानों की भूमिका यहीं से शुरू होती है। भारत की जो है जुगाड़बाजी यहीं से शुरू होती है भाई, ठीक है, यहीं से शुरू होती है अफीम की जुगाड़बाजी। देखो कैसे, बंगाल विजय के बाद अंग्रेजों ने अपने कब्जे में जमीन पर अफीम की खेती करनी शुरू की। जैसे जैसे चीन में अफीम का बाजार बढ़ता गया, वैसे वैसे बंगाल के बंदरगाहों से अफीम का निर्यात होने लगा। क्या होने लगा? अफीम का निर्यात होने लगा। 1767 1767 से पहले भारत से केवल 500 पेटी यानी कि लगभग 2 मन अफीम निर्यात की जाती थी। सिर्फ 4 साल के भीतर यह मात्रा 3 गुना बढ़ गई, और 100 वर्ष के बाद अर्थात 1870 कहां पर पहुंच गए हम? 1870 1870 तक आते आते सरकार हर वर्ष लगभग 50,000 पेटी अफीम निर्यात करने लगी थी। और दिनों दिन बढ़ते व्यापार को कायम रखने के लिए अफीम की मांग बढ़ाना आवश्यक था, लेकिन यह काम आसान नहीं था। आखिर किसानों को अफीम की खेती के लिए कैसे तैयार किया जाता था? देखो जब किसान थे ना, किसान अफीम बोने के लिए तैयार नहीं होते थे। इसके कई कारण थे। क्या कारण थे? देखो सबसे पहले किसानों को अफीम की खेती सबसे उर्वर, क्या पता है, जब समझते हैं, हे बाबू मोसाए समझते हैं, गांव वाले सब समझते हैं ना, देसी, तो जमीन पर करनी होती थी, खास तौर पर ऐसी जमीन पर जो गांव के पास पड़ती थी। आमतौर पर ऐसी उपजाऊ जमीन पर किसान क्या करते थे? दाल पैदा करते थे। क्या करते थे? दाल। ये दाल दाल क्या लगा रखा है? दाल पैदा करते थे। और अच्छी और उर्वर जमीन पर अफीम बोने का मतलब यह था कि दाल की पैदावार से क्या करना? हाथ धो देना एकदम। और उन्हें दाल की फसल के लिए कम उपजाऊ जमीन का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। और उससे क्या हुआ? देखो खराब जमीन के कारण क्या हुआ? दाल का उत्पादन अनिश्चित रहता था, बल्कि उसकी पैदावार भी कम हो जाती थी, क्योंकि जमीन उपजाऊ नहीं होगी तो दाल कैसे ज्यादा हो जाएगी? नहीं। दूसरी देखो क्या थी, बहुत सारे किसानों के पास जमीन ही नहीं थी, और अफीम की खेती के लिए ऐसे किसानों को, भूस्वामियों को लगान देना पड़ता था। वे इन भूस्वामियों से क्या करते थे? देखो बटाई पर लेते थे। बटाई जानते हैं? बटाई किसको बोलते हैं? बटाई, बटाई, अट्टी बट्टी होता है ना, अट्टी बट्टी, बटाई। जो डाउन टू अर्थ पर्सन है और अपने आप को कहते हैं हम क्या है? हम किसानों की औलाद हैं, ठीक है ना, तो वो
इस चीज को अच्छी तरह समझते होंगे, नहीं तो नहीं, है ना। चलो जाने दो, क्या करोगे जानकर, खामोशी तुम समझोगे नहीं और बयां हमसे होगा नहीं, है ना। चलो इधर आ जाते हैं। बटाई पर देखो क्या करते थे, जमीन बटाई पर ले लेते थे, लगान देना पड़ता था, ठीक है ना। और बटाई पर ली गई जमीन पर अफीम उगाते थे। क्या होते थे, जो जमीन ली उस पर अफीम उगाई जाती थी। और अंत में सरकार अफीम बोने के बदले किसानों को बहुत कम दाम, बहुत ही कम दाम और किसानों के लिए सरकारी मूल्य पर अफीम पैदा करना घाटे का सौदा हुआ करता था। क्या होता था, घाटे का सौदा हुआ करता था। और अफीम को देखो क्या हुआ, किसानों की खेती के लिए कैसे मनाया गया। अब क्योंकि किसान तो करना नहीं चाहते थे, लेकिन मनाया कैसे गया, मनाया कैसे गया देखो, इसकी भी एक कहानी सुनते हैं, बड़ी मजेदार कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखो किसानों को अफीम की खेती करने के लिए अग्रिम रकम दी जाती थी। क्या दिया जाता था, देखो लालच दिया जाता था, और लालच बुरी बला है, ठीक है ना। तो उनको लालच दिया जाता था, अग्रिम रकम, पहले ही रकम दे दी जाती थी। बोल मुंह खोल, ले चेक भर ले, हैं। और बंगाल और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब किसानों की एक बड़ी जमात ऐसी थी जो हर समय आर्थिक संकट से घिरी रहती थी। आर्थिक संकट समझते हैं, भिखमंगा, भूस्वामी का कर चुकाने या अपने लिए भोजन और वस्त्र प्रबंधन करना उनके लिए हमेशा मुश्किल रहता था। और 1780 के बाद देखो क्या बदला, कब, 1780, 1780 के बाद गांव के मुखिया इन किसानों को अफीम पैदा करने के लिए पहले लालच देते थे। चेक भर ले भाई, कितना भरना है, मुंह खोल, कितना कैश चाहिए, हाँ। तो अग्रिम रकम पेश कर देते थे। और ऋण की सुविधा इन किसानों के लिए बड़ी राहत बनकर बड़ी राहत बनकर आई। जैसे कि प्यासे को पानी पिला दिया एकदम, वो भी चिल्ड, फ्रिज का, घड़े का, मटके का, ठीक है। बहुत जमीन आसमान का फर्क है फ्रिज के पानी में और मटके और घड़े के पानी में। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत। चलो अब देखो क्या हुआ, पहले कैश दे दिया, ऋण की सुविधा इनके लिए जो है बड़ी राहत बनी, भाई पहले मिल गया, लगाने के लिए मिल गया। और ऋण की सुविधा के चलते किसानों ने न केवल अपनी तात्कालीन जरूरतों को पूरा कर पाते थे, बल्कि पहले के लिए कर्ज को भी अदा करने की हालत में नहीं थे, ठीक है ना। लेकिन इस ऋण व्यवस्था के साथ साथ एक खराब बात यह भी जुड़ी हुई थी कि ऋण लेते हुए किसान गांव के प्रधान और सरकार के बंधुआ हो जाते थे। क्या हो जाते थे, बंधुआ, कि भाई जो है ना क्या, खुट्टे का बैल बन गए, है ना। सुनिए कहावत, सुनिए, खूंटे का बैल बनकर रह जाना। तो खूंटे का बैल बन गए, ठीक है। जैसे हाथी के पैर में जो है ना बचपन से जो एक बेड़ी डाल दो, और जब वो बड़ा होता है ना तो फिर तोड़ नहीं पाता उसको, है ना, क्योंकि वो सीख जाता है, उसको विश्वास हो जाता है कि मैं यहां से नहीं भाग सकता। देखो इतने बड़े बड़े मकान पेड़ सब तोड़ देगा, लेकिन संकल्प बांध देते तो नहीं भागता, है ना। समझ में बात को, नहीं समझे, कौन कौन समझा, हाँ। चलो कोई बात नहीं, कम टू द पॉइंट। अब देखो क्या होता था, बंधुआ मजदूर हो जाते थे। इन किसानों तक यह रकम अफीम के सरकारी एजेंटों के जरिए पहुंचती थी, और ये एजेंट गांव के प्रधान को अग्रिम रकम देते थे, ठीक है ना। कैसे आती थी देखो, इनके पास एजेंटों के जरिए पहुंचती थी। ये एजेंट क्या करते थे, गांव के प्रधान को देते थे कैश एडवांस, 1% पे दे दिया, मान लेते हैं गांव के प्रधान ने लिया 1% पे, और गांव का प्रधान इन किसानों को देता था 5% पे, 10% पे, है ना। समझ गए बिजनेस। और एक बार ऋण लेने के बाद किसान अफीम बोने से क्या, बोने के लिए क्या हो जाते थे, मुकर नहीं सकते थे भाई। एग्रीमेंट इतना तगड़ा था ना एकदम, ठीक, कि एक बार पैसा ले लिया ना तो फिर आप मुकर नहीं सकते, कि अब तो गले में हड्डी फंस गई, ना निगल सकते हैं ना बाहर निकाल सकते, ठीक है ना। तो ऐसी हड्डी फंसा देते थे ये लोग। और देखो पूरी चेन थी, और एक बार फसल बोने के बाद उस पर किसान का कोई अधिकार भी नहीं रहता था, क्योंकि एग्रीमेंट ऐसा खतरनाक होता था कि खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए, है ना। आए तो पछताए और जाए तो पछताए। और
वह इस जमीन पर कोई दूसरी फसल नहीं उगा सकता था, ये भी बात थी। देखो, उसे इस फसल को कहीं और बेचने की भी आजादी नहीं थी। कितनी बुरी बात है ना। और साथ ही फसल के दाम एजेंटों द्वारा तय किए जाते थे, जो ये दलाल थे इनके द्वारा तय किए जाते थे, और ये दाम हमेशा ही बहुत कम होते थे। और जहां तक अफीम की खेती से होने वाली रकम आय का सवाल है, यह अफीम के दाम बढ़ाने से दूर की जा सकती थी, लेकिन इस मामले में सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं था। क्यों नहीं था? देखो, वह कुछ इस बात के पक्ष में थी कि अफीम का उत्पादन कम से कम लागत पर किया जाए, और कलकत्ता के अफीम एजेंटों, जो कलकत्ता के दलाल थे, वही कलकत्ता किस नदी के तट पर है? कलकत्ता हुगली नदी के तट पर है। किसके तट पर है? हुगली नदी के तट पर है कलकत्ता। और हावड़ा ब्रिज सुना है आपने? हावड़ा ब्रिज, किस किसने सुना है? चलो कोई बात नहीं, जाने दो, क्या करोगे जानकर, है ना। है खामोशी तुम समझोगे नहीं, और बयां हमसे होगा नहीं। चलें फिर आगे। चलो, आज देखो बिना पासपोर्ट वाले मजे ले रहे होंगे, है ना, क्योंकि भारत की सैर कर रहे हैं, है ना। अभी तक पासपोर्ट वाले मैच मजे ले रहे थे, अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, अफ्रीका गए, ठीक। चलिए, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो, जब तक अफीम का उत्पादन जारी रहा, तब तक ब्रिटिश सरकार, किसान और स्थानीय व्यापारियों के बीच यह टकराव चलता रहा। लेकिन इससे हमें यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि औपनिवेशिक भारत में सभी किसानों की हालत अफीम की खेती करने वाले किसानों जैसी थी। निष्कर्ष देखो क्या होगा इस बात का। आधुनिक काल में विश्व के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। इन बदलावों पर नजर डालते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये बदलाव हर जगह एक जैसे नहीं थे। जो बदलाव तो आए, मानते हैं आपकी बात, ठीक है ना, लेकिन ये बदलाव जो थे एक जैसे नहीं थे बिल्कुल भी। और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी वर्गों पर इन परिवर्तनों का प्रभाव एक समान नहीं था। देखो, परिवर्तन का प्रभाव भी एक समान नहीं था, और कुछ बदलाव तो कुछ वर्गों को लाभ हुआ, कुछ बदलाव से तो कुछ वर्गों को लाभ हुआ, और कुछ को नुकसान भी हुआ, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तीसरा भी होता है, अगर कोई जानता है तो, है ना, कि एक वो खड़ा भी हो सकता है, ना तो इधर का ना इधर का, और बीच का वो हमेशा बीच का ही रह जाता है, ना इधर का ना इधर का। वही हड्डी वाली बात आ गई, है ना। तो किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। और आधुनिकरण का यह इतिहास सिर्फ वैभवपूर्ण ही नहीं था, इसे केवल वृद्धि और विकास के एक शानदार कहानी पर नहीं कहा जा सकता। इस काल में लोगों को अपनी मूल जगह छोड़कर आजीविका की तलाश में अन्य स्थानों का रुख करना पड़ा। यह काल गरीबी का, पर्यावरणीय संकट, सामाजिक विद्रोह और औपनिवेशीकरण और दमन का काल भी था। और हमें इन बदलाव के विभिन्न पक्षों को समझने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। प्रयास करना चाहिए, रटना नहीं चाहिए, रट्टू तोता नहीं बनना चाहिए। क्योंकि आधुनिक विश्व के खेतीहर जनता जो है और किसानों ने इस स्थिति का मुकाबला अलग अलग ढंग से किया। कैसे किया? अलग अलग ढंग से किया। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत? हाँ भाई, तेरे को बता, कोई दिक्कत तेरे को? सवाल है? चल पूछ ले। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।